हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं अब आप लोग। जैसे कि आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी सीजीएल के लिए मैं जो है आपको प्रैक्टिस सेट तो करवा ही रहा था। तो इसी के बेसिक पर मैं जो है कभी कभी हफ्ते में 2 दिन आपको एक क्लास मिला करेगी, जो कि आपको लाइव तो नहीं है, डायरेक्ट रिकॉर्डेड क्लास है। बट लाइव क्लास में ये दिक्कत हो जाती है कि आपको साफ दिखाई नहीं देता, तो आपको पढ़ने से मतलब है, लाइव या रिकॉर्डेड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है आपको टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बताने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट करवाने वाले हैं। तो एक मैंने लाइव क्लास चलाई थी, तो उसमें शायद लोगों को दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको एंड कर दिया, ज़्यादा बड़ी नहीं चला पाया। अब ये मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मात्र 30 या 35 मिनट की क्लास होगी, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर दिया गया है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है, यानी ए जो है वो बी से ज्यादा तेज दौड़ता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि जो ए है वो बी से ज्यादा तेज दौड़ता है और सी से ज्यादा बी दौड़ता है। उसने फिर आगे क्या, आगे देखो कहा, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ने कहा ए बी से तेज धावक है, 2 गुना तेज धावक है, और बी कामा सी से 3 गुना तेज धावक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ए सी जो है अगर 1 है ना, तो सी से 3 गुना तेज धावक कौन है, बी है। और बी से 2 गुना तेज धावक कौन है, ए है, मतलब ये 6 हो जाएगा, तभी तो इससे 2 गुना पड़ेगा। ये इससे 3 गुना तेज धावक है, इसका मतलब ये 3 गुना है, और ये इससे 2 गुना तेज धावक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करा के ए आ गया। समझे कि नहीं समझे। अब उसने आगे कहा है यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो तो बताएं कि ए द्वारा तय किया लिया गया समय क्या है, उस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या है। अगर सी ने किसी दूरी को तय करने में 1 घंटा यानी 1 हावर्स और 54 मिनट का समय लिया है, 54 मिनट का समय लिया है, तो जो दूरी रही है वो ए किस चाल से चलेगा, इसको ये बताना था, यानी कितना समय लेगा। तो ये बताइए, अगर ये समय ले रहा है कितना, 1 घंटे 54 मिनट का मतलब है 60 मिनट तो ये ले रहा है और 54 मिनट और ले रहा है, तो इसका मतलब कितना ले रहा है, 4 और 6 5 11 114 मिनट का समय कौन ले रहा है भैया, 114 मिनट का समय सी ले रहा है। अगर 1/3 चाल से ये मतलब इसका 3 गुना है ना, तो अगर ये 1 गुना है तो इसका मतलब ये 1/3 है, 1/3 है, तो इसका 1/3 समय अगर हम निकालते हैं, देखो ध्यान से देना क्योंकि समय उल्टा होता है, मैंने बताया था चाल का। तो इनको अगर हम उल्टा करें तो ये देखो 1/6 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, और ये 1/1 आ जाएगा। कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम डिवाइड करें या समय इतना ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर अगर ये इसका तो एक ही आएगा उल्टा करने पर, तो ये 1/3 समय ले रहा है ना। अगर ये एक समय ले रहा है, एक समय का मतलब 154 मिनट ले रहा है, तो ये 1/3 लेगा इसका 114 मिनट का, सॉरी 154 नहीं 114 मिनट का। तो 114 मिनट का अगर ये 1 गुना समय ले रहा तो ये 1/3 लेगा ना इससे समय, तो यानी 114 मिनट का अगर 1/3 निकालें तो 3 3 त्रिको 9 और 3 8 24, मतलब कि बी 38 मिनट ले रहा है, बी 38 मिनट ले रहा है दोस्तों। अब ये क्या कर रहा है, इस समय से ये इसका 1/6 ले रहा है, मतलब अगर 38 मिनट जो है, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा ये 1/6 समय क्यों ले रहा है, यानी इससे कितना ज्यादा ला है, 1/2 ज्यादा ले रहा है ना, इससे 1/2 ज्यादा ले रहा है भाई, 3 तो ये ऑलरेडी है ही है, अब इससे 1/2 ज्यादा समय ले रहा है ना, यानी 1/2 कम समय ले रहा है, ये तेज धावक है। तो 38 मिनट का अगर हम इसका 1/3 हिस्सा हटा दें इसका, तो 1/2 हिस्सा बचेगा, तो समय का 1/2 हिस्सा इसका लेगा, मतलब कितने मिनट लेगा, ए 19 मिनट लेगा, यानी ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 19 मिनट होगा दोस्तों। 19 मिनट का समय ले रहा होगा कौन, ए उस दूरी को तय करने में। क्लियर है। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, हम उसकी बात करेंगे। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। एक रेलगाड़ी 19 मिनट में वो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है, 1235 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है दोस्तों। अब इसके बाद उसने ये कहा है कि दूरी तय कर रही, यदि एक कार की औसत गति सुनना, एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, यानी जो कार की औसत गति है वो रेलगाड़ी की चाल का 4/5 है, तो 22 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि रेलगाड़ी 19 मिनट में अगर इतनी दूरी तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए, नहीं, रेलगाड़ी की स्पीड निकालने के लिए, रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1235 में 19 का भाग करेंगे। जैसे ही 19 को इससे डिवाइड किया तो आप 19 से भाग कर सकते हैं। 19 छक्का 100 जो भी होता हो, यानी 65 आ जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, है ना। छने के 54 की 4, 6 कम 6 4 14, 19 छक्का 114 होता है। 19 छक्का 114, यहाँ पर 6 और इसके बाद 6 3 9, 19 पंचे 95, कट गया, 65 आ गया। यानी रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब उसने ये कहा है कि भैया जो कार है, कार की औसत गति है वो रेलगाड़ी की गति का 4/5 हिस्सा है। तो कार की गति अगर निकालें, कार की चाल निकालें, ध्यान से देखिएगा, अगर कार की चाल निकालते हैं तो 65 का कितना है, 4/5 है। तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 चौको 52, यानी कार की चाल 52 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगी। अब ये बताइए, उसने आगे कहा है कि कार द्वारा यदि तय की गई दूरी हो तो कार जो है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यही तो पूछा है। तो देखिए ये बताइए, अगर वो कार 1 घंटे में 52 किलोमीटर जाती है तो 22 घंटे में कितना जाएगी दोस्तों, यही तो पूछा है। तो बस सीधे गुणा करा दीजिए कि 22 मल्टीप्लाई 52, यानी कार द्वारा चली गई दूरी ये आ गई। क्योंकि 1 घंटे में कार कितना जाती है, क्योंकि रेल की चाल का 4/5 हिस्सा है कार की चाल, तो 52 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी। तो 22 घंटे अगर कार द्वारा ही तय किया गया होता तो कितना आंसर आता, ये दूरी पूछा गया। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यहां पर 1144 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा चली जा सकती है। यही आप प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आपको कैसा दिखाई दे रहा है बेहतरीन। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेगी। लाइक तो नहीं है ये, आप जो कमेंट करेंगे मैं खुद पढ़ रहा हूँ, परेशान मत होइए, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नीचे मैं कमेंट आपका सबका देख रहा हूँ। आप वीडियो को सेशन को शेयर नहीं करते हैं ना, आप देखते हैं पूरा वीडियो। तो अगर पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं ना तो मेरे साथ छल कर रहे हैं आप। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। और अगर आपकी इच्छा का है तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो आप नहीं देखेंगे तो सब्सक्राइबर का ही मैं क्या करूंगा। अगर आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा सब्सक्राइबर करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई वीडियो ही नहीं देखेगा तो मेरे सब्सक्राइबर होने का मतलब क्या है यार। तो वीडियो तो देखिए आप लोग। जितने भी लोग कंपटीशन पढ़ते हैं 10 12 15 उतने ही लोग मेरे लिए काफ़ी हैं। अगर वही देखे तो उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है। चलिए, आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरा मोटिवेशन लो हो जाएगा। और आपको मैथ में सिखाने की गारंटी दे रहा हूँ कि मैथ आपको सिखा के छोड़ूंगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यानी ए अपने घर से निकला और उसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति हावर्स है। इस चाल से वो अपने विद्यालय से जा रहा है, ठीक है। अपने घर से निकल रहा है, विद्यालय की ओर जा रहा है। इसके बाद जब वो चलता है इस चाल से तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। यदि तो उसे कितनी देरी हो रही है, 5 मिनट की देरी हो रही है।
5 मिनट की देरी से पहुंचता है विद्यालय। लेकिन अगर वही विद्यार्थी अपनी चाल को 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, अर्थात अब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो वही विद्यार्थी क्या करता है, अब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय और उस घर की, विद्यार्थी के घर की डिस्टेंस क्या है, ये पूछा है। तो मैंने इसके लिए डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला बताया है कि ऐसे सवालों के लिए स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यानी यहाँ एकांतर लगेगा, जो स्पीड ज्यादा उससे घटा देंगे, इनटू अगर देरी और पहले कहा गया हो, ध्यान से देख लीजिए, यही ध्यान देने वाली बात है। यदि पहले देरी में पहुंच रहा हो, फिर पहले पहुंच जा रहा हो, तो दोनों समय को ऐड कर देते हैं, और यदि दोनों में देरी है तो घटा देते हैं, दोनों में पहले है तो घटा देते हैं। यानी सेम के लिए आप क्या करेंगे, सेम के लिए आप उनको घटा देंगे, अपोजिट के लिए आप उनको जोड़ देंगे। यानी देरी पहले के लिए जोड़ेंगे, पहले देरी के लिए जोड़ेंगे, लेकिन देरी के लिए घटाएंगे, पहले के लिए घटाएंगे। समझ गए? तो यहां पर क्या होगा, ये 5 और 5 आपके जुड़ जाएंगे, मतलब टोटल टाइम प्लस माइनस टाइम 2, और बटे में इसको घंटे के लिए 60। ये आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से सवाल हल होगा। ये पहली स्पीड आपको 3 दी गई है, दूसरी स्पीड आपको कितनी दी गई है, 4 दी गई है, दोनों का अंतर आपको 1 आएगा, दोनों के समय जुड़ जाएंगे 10 आएगा, 5 क्योंकि देरी पहले है, नीचे घंटे बनाने के लिए 60 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, यानी उसकी डिस्टेंस जो आ जाएगी 2 किलोमीटर की आ जाएगी। उसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों 2 किलोमीटर की आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। अब देखिए, इसमें एक सवाल पूछा गया था, ये आपको मैं किताब दिखा देता हूं, एसएससी सीजीएल 2021-22 के हैं, मैथ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम पहला प्रैक्टिस सेट आज लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 13/8/2021 का ये है, और ये ऑफिशियल आंसर की का सेट है। ठीक है, तो जिसमें से मैंने पहला सवाल लिया है, ये जो तालिका वाला है आपके सामने, ये देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2018 के पहले, ध्यान से देखिएगा, 2018 के पहले 6 महीनों के दौरान ए, बी, सी और डी और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या है, ये जो चार्ट में दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि ये डीलर है, महीने बाद दिया गया है, ए बी सी डी ई महीने दिए गए हैं, ये जनवरी महीने का है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, जून का है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने ही प्रतिशत बढ़ी है जितनी कि जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी है, तो बढ़ी थी, तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम दोस्तों, अब इसमें इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं हम आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन इसका दिया गया है, 1014, दूसरा ऑप्शन इसका दिया गया है 975, तीसरा ऑप्शन इसका दिया है 959, और चौथा ऑप्शन इसका दिया गया है 1020। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप देखते हैं कि यदि जुलाई 2018 में डीलर की डी कारों की संख्या उतनी ही बढ़ी जितनी कि जून 2018 के पिछले महीने में बढ़ी थी, तो देखिए 2018 है उसमें डी कंपनी को देखते हैं, तो डी कंपनी ये रही आपके सामने, और इसमें देखिए जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, जून है। तो जून के पिछले वाले महीने में देखो लिखा है ना, जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, तो देखिए डी कंपनी ये रही, और ये जून 780 है, इसके पिछले महीने में कितना है, 600 है, तो 600 से 780 हुआ है, मतलब 180 बढ़ा है, तो 180 बढ़ गया है, और किससे बढ़ा है, 600 से बढ़ा है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100, 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 36 18, मतलब 30% दोस्तों बढ़ा है। ठीक है, कौन,
जो आपका 2018 में जून महीने में जो है था डी कंपनी का, वो 780 था, उसके पिछले महीने में 600 था, 180 बढ़ा है, परसेंटेज में 30% बढ़ा है। उतना ही वो जुलाई 2018 में डी द्वारा कारों की बिक्री में उतना ही बढ़ा है। तो देखिए जून जो है 780 है, इसके बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा। तो 780 जून में है, तो इसका 30% यदि हम बढ़ा देंगे तो जुलाई वाला आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा 780 हमारे पास पहले से था, इसका हम 30% इंक्रीज कर देते हैं, तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, दो जीरो कट जाएगा, 3 अठे 24 की 4, 3 सत 21 और 21 दो 23, 234 बढ़ जाएगा। यानी 780 पहले था और 234 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 8 3 11 की 1, 7 2 9 1 10, 1014 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों ये सीजीएल 2021 और 22 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक दूसरा सवाल यहां पर दूसरे नंबर में दूसरा है, ये वाला हम बाद में कराएंगे, पहले इसी तालिका वाला करा लेते हैं क्योंकि हमको इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसमें देखो तीसरा सवाल में दिया गया है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें, और इसमें जो ये दिया गया है और इससे पूछा गया है कि बताएं जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या, कुल संख्या, मार्च में बेची गई डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है जनवरी अप्रैल और जून। तो जनवरी में और किस डीलर को, डीलर बी द्वारा। तो देखो डीलर बी है, तो जनवरी में कितना बेचा है, 600 ये आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे उसने कहा अप्रैल, तो देखो अप्रैल ये अप्रैल में 580 था, 580 कर देंगे। इसके बाद अप्रैल के बाद उसने कहा जून, देखो जून ये है 620 था, 620 कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 0 8 2 10, 6 6 12, 12 5 17 1 18, 1800 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे उसने कहा है कि कुल संख्या और मार्च में डीलर ए और डी, देखो मार्च में डीलर ए की मार्च में कितनी है बिक्री, 628 है, 628 कर दें। इसके बाद ए डी की मार्च में कितनी है, तो देखो डी की जो मार्च में है वो आपके सामने कितना है, 722 है, ध्यान से देखिएगा। तो 722 यहां जोड़ देंगे, 8 2 10, 2 2 4 1 5, 8 7 15, 15 1 16, है ना, 8 7 नहीं 7 6 13 होता है, सॉरी, है ना, 7 6 13 और एक देखो 8 2 10, 2 2 4 1 5 और 7 6 13, 135। अब 1800 ये आ गया और 35 1350 ये आ गया, इसका रेशियो निकाल दो, 0 0 कट गया। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 4:3 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। तो मैंने दोनों सवाल आपको करवा दिए, ये जो इससे पूछे गए थे। जल्दी से नोट कर ले, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, जल्दी से नोट करें। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, ठीक है। ये सवाल हमारा हो चुका है, इसके हम सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या पूछा गया है आपसे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दे, 1K पहुंचा दे यार, क्यों परेशान करें हमको, 1K तक पहुंचा दे जल्दी से, 6 सब्सक्राइबर की कमी है और 1K पहुंचाओगे 2 घंटे क्लास दूंगा, वादा करता हूँ। चलिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज, देखिए दूसरे नंबर में कि एक त्रिभुज है आपके सामने, क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें कहा गया है कि क्षेत्र त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और इसमें त्रिभुज ABC के समरूप है। तो देखिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होता है, इसकी साइड यानी भुजाओं AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम आपको, बराबर देखो AB बटा PQ और BC बटा QR, इसी प्रकार AC बटा PR। अगर इसका हम रूट कर दे तो ये भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें यही दिया गया है, इसका जो एरिया दिया गया है पहले का वो 64 दिया गया, 64 रख दें। दूसरे का एरिया कितना दिया, 81 दिया, रख दें, इसका रूट कर दें, बराबर AD, देखो इसमें AD और माध्यिका PT, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो भाई यहाँ पर देखो ये भी साइड बराबर होती है, अगर ये त्रिभुज एक माध्यिका ये हो गई, एक समरूप त्रिभुज आपने ये बना दिया, एक माध्यिका ये हो गई, तो ये दोनों माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होती हैं, भुजाओं का ही काम करती हैं। तो पहली माध्यिका क्या है PT, दूसरी माध्यिका क्या है AD और PT, AD ऊपर रहेगा PT नीचे रहेगा। तो यहाँ पर देखो 80, यहाँ इसकी वैल्यू देखो 64 है,
इसकी वैल्यू बाहर आएगी तो 8 हो जाएगी, इसकी 9। इसी प्रकार एडी का मान आपको निकालना है, पीटी की वैल्यू कितनी दी है 10.8। तो यहां पर क्या करेंगे आप, 9 एकम 9 दशमलव है, 9 दूनी 18, 12 अट्ठे 12, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है ना। तो जो एडी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 अट्ठे 96, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 9.6 सेंटीमीटर एडी का मान आ जाएगा आपके सामने। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आप इस सवालों को आराम से कर पाएंगे। ये भुजाएं भी बराबर होती हैं और ये माध्यिका भी इसके आगे लिख सकते हो कि एडी बटे पीटी, ये माध्यिका भी इन्हीं क्षेत्रफलों के वर्गों के योग के मतलब क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जल्दी से नोट करें इसे। नोट हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। आगे देखो आपसे क्या पूछा गया है, आगे इसमें पूछा गया है कि जो 21 मुद्रित मूल पर 21% छूट देने के बाद, देखो इसमें लिखा है मुद्रित मूल पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या रेशियो है। तो भाई अगर मुद्रित मूल्य मान लो 100 है, इसमें आपने 21% की छूट दे दी, इसके बाद आप मान लो क्रय मूल्य हमारा 100 है, इसमें आपने 21% का लाभ कमाया, तो 21% ये हो गया। मतलब ये जिस पर आप बेच रहे हो उस पर ही तो 21% का लाभ कमाओगे, क्योंकि वो आप 21% छूट दे रहे हो मुद्रित मूल्य पर, लिखित मूल्य पर। तो ये बताओ क्रय मूल्य तो हमारा 100 रहा होगा और हमारा अंकित मूल्य कितना रहा होगा, मतलब जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य 121 रहा होगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा 100 और 121, बस यही रेशियो आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और हम लोग अभी देखो ये मैंने बोर्ड में आपको क्लासेस करवा दी, अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड फॉर्म मतलब इसके आगे क्वेश्चन टाइप वाले आ रहे हैं, ठीक है, देखना ना भूले, जाइएगा नहीं, अभी इसी में है आगे। चलिए हम लोग अब आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको केवल क्वेश्चन दिखाई देगा। चलिए बाय। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल आ गया है। जैसे कि अभी आपने बोर्ड में सारे सवाल किए हैं, अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, मैंने कहा था रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो रिकॉर्डेड फॉर्म वाली भी देख लीजिए। इसमें कहा गया दी गई तालिका में 5 वर्ष के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री 1000 टन में दिया गया है दोस्तों। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखो इस नीचे दिया गया है कि वर्ष दिया गया है, आपको उत्पादन दिया गया है, बिक्री दिया गया है। तो वर्ष में 2015 है, 2016 है, 2017 है, 18 है, 19 है। टन में देखो 1000 टन में है ये, है ना, 1000 टन में 1250 1000 टन, 1400 1000 टन, ये 1000 टन में है। और बिक्री भी 1000 टन में है। तो उसने कहा किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक थी, किन वर्षों में, ये बताना है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको मैं सब में चेक करना पड़ेगा। देखो 2015 पहले आपको 2016 और 17 में चेक करना है। तो 2016 और 17 में चेक करिए कि किन वर्षों में उत्पादन बिक्री, मतलब बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। तो ये सारे बिक्री हैं आपके इधर वाले, और इधर वाले उत्पादन हैं। तो देखो किन वर्षों में अधिक है, कौन अधिक है, बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। तो देखो पहले वाले में तो अधिक नहीं है, पहला वाला 2015 वाला तो जिसमें जिसमें दिख रहा है उसको हटा दीजिए, बी वाला ऑप्शन तो कट ही गया पूरी तरह से। अब 2016 में देखिएगा, 2016 में भी अधिक नहीं है। तो 2016 में भी अधिक नहीं है, देख सकते हैं आप, बिक्री उत्पादन और बिक्री, क्योंकि उसने कहा है किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है, ठीक है, 90% से अधिक पूछ रहा है दोस्तों। किन वर्षों में है उत्पादन 90% से अधिक, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ये तो कट गया 15 वाला, 16 वाला चेक कर लेते हैं। 16 वाला चेक करेंगे, 2016 में देखो 1400 उत्पादन है और बिक्री कितनी है 1290, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो 1400 से 1400 और 1200 में 1290 में कंपेयर कर लेना। 0 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110
किससे अधिक है? 14 से, है ना। तो 110 ऊपर रख देंगे, 1400 से 1400 नीचे रख देंगे, मतलब 1400 नहीं, सॉरी, अधिक पूछ रहा है ना, तो अधिक पूछ रहा है तो आप 1290 रखेंगे नीचे, 1290 रख देंगे आप दोस्तों, ठीक है। 1290 रखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप 1400 से 1290 में देख लीजिए अंतर कितने का है, तो 110 का अंतर है, नीचे कितना रख देंगे? 1290। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आप 1290 से जैसे ही भाग करेंगे तो लगभग आएगा, ठीक है। तो इस 2018 यानी इसका हम बता दें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और आप लोग इसीलिए इसको देख करके लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर, अगला सवाल है, देखिए एक सवाल दिया है एक्स प्लस 1/x बराबर 4 और x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको इसको करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जब भी हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमको x की घात 5 मिलता है। तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 प्लस x प्लस 1/x, इतना हमको प्राप्त होगा दोस्तों, इतना, समझ रहे हैं, इतना प्राप्त होगा। तो इतना प्राप्त करने के लिए तो हमको पहले स्क्वायर चाहिए और क्यूब भी चाहिए, और तब ये वाला मान 4 यहाँ रखकर इधर इन दोनों में घटा देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो इसके लिए इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये स्क्वायर करने पर 4 का कितना आ जाएगा? 16। अब ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 इसमें हम कर देंगे माइनस। तो हमारे पास जब 2 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14। यानी स्क्वायर का मान तो हमको मिल गया इसका कि 14 आया। अब क्यूब करेंगे अगर दोनों पक्षों का, तो क्यूब में क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। और अगर हम 64 आ गया और इधर कितना एक्स्ट्रा आएगा? 3ab, तो ab से भाई ये गुणे में है a और b, भाई ab अगर 3ab रखेंगे तो 3 तो ये है, a की जगह x रखेंगे और b की जगह 1/x रखेंगे, तो x से x कट जाएगा तो 3 बचेगा। 3 और a प्लस बी ब्रैकेट में होता तो ये 4 रखेंगे, तो यानी 4 3 12, यानी इसमें से कितना घटा देंगे? 12। जब 12 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 52, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान भी आ गया, दोनों मान आ गए। अब 14 और 52 का गुणा करना है, 52 और 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकल आएगा, यानी 52 इसका मान आया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, और जो 14 आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा? इसके बराबर, एक्स की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 प्लस एक्स प्लस 1/x के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेज करेंगे तभी तो आपको बताएंगे आगे। तो यहाँ पर 52 14 गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 की 8, 14 5 70 और 2 72, यानी 728 आ गया हमारे पास। अब हमको करना क्या है, उसमें पता है ना x प्लस 1/x अधिक था, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 में, तो इसको माइनस कर देना। कितना है इसका मान? 4। 4 माइनस करेंगे तो उत्तर हमारे पास आएगा 724, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए बताइएगा, 114 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे जाते हैं। तो आपको हमने बताया था कि 140, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको रुपए ऊपर रखना है, 140 ऊपर रख दीजिए, 15 नीचे। दोबारा क्या किया गया है, 120 में से 10 खरीदे गए तो 120 ऊपर रख दीजिए, यहाँ है ना। अब उसने कहा सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में लाभ क्या होगा? पहले तो आप एक काम करिए, वस्तुओं को बराबर करिए। उसने वही कहा ना, कुछ फल खरीदे और उतने ही फल, तो उतने ही फल का मतलब बराबर वस्तुएं होनी चाहिए। इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिएगा, ये 30 बन गया, ये 30 बन गया, यानी पहली 30 वस्तुएं 14 दूनी 28, 280 रुपये में खरीदी गई हैं।
280 रुपये में खरीदी गई हैं। दूसरी 30 वस्तुएं 12 तियाँ 36 360 रुपये में खरीदी गई हैं। तो टोटल कितना खर्च किया गया है? 8 6 14 3 5 640 रुपये हमने सीपी खर्च किया है, मतलब क्रय मूल्य है। समझ गए? और कितनी वस्तुएं हैं? 60। 30 ये है, 30 ये है, 60 वस्तुएं हैं। 60 वस्तुओं में 12 से भाग करेंगे तो कितने दर्जन बनते हैं? 5 दर्जन। अब एक दर्जन का रेट अगर 132 रुपये है तो 5 दर्जन का कितना होगा? तो 5 गुणे 132 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 116 की 6, 5 एकम 5 1 6, 660 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो 640 रुपये में खरीदा गया और 660 रुपये में बेचा गया, तो आपको फ़ायदा कितने रुपए का दिख रहा है? 20 रुपये का फ़ायदा है। कितने रुपए का फ़ायदा है? 20 रुपये का फ़ायदा है। साफ साफ दिख रहा है। तो इसी फ़ायदे को आपको परसेंटेज में बताना है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आगे बताना है। तो आपने खर्च कितना किया? खर्च किया आपने 640 और कमाया कितना? 660। तो 20 रुपये का खुला खुला कमाया। और किससे कमाया? 640 से कमाया। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट गया। अब ये 10 10 में 100, अब कितना आ गया? 100। गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गलत कर दिया क्या? हम्म, 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 हम्म। क्या दिक्कत हो गई? चलो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, परेशान ना होइए। एक बार फिर से देखते हैं ना कि क्यों नहीं आ रहा भाई, गड़बड़ क्यों हो रहा है, काटने में दिक्कत हो गई क्या? देखिए यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आपको पता है कि 140 280 होता है, तो आपका 280 हो गया, ठीक है। और 100 यहाँ पर कितना बारती हैं? 36 360, मतलब आपके पास 360 पहले में था, 280 पहले बाद में था। तो 0 8 8 6 14 की 4 3 5 640 रुपये तो खर्च किया है। अब 60 वस्तुएं उसने 132 यानी 5 यानी एक दर्जन उसने बेचा 132 रुपये में। तो 12 पंचे 60, 5 दर्जन 132 गुणे 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 एकम 5 1 6, 660। तो खर्च तो हमने किया है ना 640 रुपये, और हमको 660 मिले हैं, तो 20 रुपये ही तो एक्स्ट्रा मिले हैं बाबूजी, है ना? हाँ, चलो देखते हैं। 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, किससे मिला? 640 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट गया, तो इसे ये आ गया 200 आपके पास। जब 200 आ गया तो इसे हम क्या करते हैं, इसे 2 से काट देते हैं ना, 2 से 10 बार में, 2 से 8 बार में, है ना? तो 100/8 आ जाएगा। 2 से 10 बार में, 2 से 8 बार में नहीं, 2 से 32 बार में, सॉरी यहाँ पर 32 आएगा यार, 8 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसे अगर 100/32 है तो इसे हम 4 से काट सकते हैं। 4 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। और 4 से 32 कितनी कटेगा? 8 बार में। अब 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 त्रिक 24, यानी 3 सही 1/8 आपका उत्तर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, कितना आएगा? 3 सही 1/8। सही था, वो दिक्कत हो रही तो हमने भाग नहीं किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये त्रिकोणमिति का एक सवाल आया है, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कॉस स्क्वायर, त्रिकोणमिति का एक सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। तो त्रिकोणमिति का एक सवाल है, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3 है। तो देखिए 0 और 90 के, यानी थीटा का जो मान रखना है वो 0 और 90 के बीच का मान रखना है। तो देखो हम यहाँ पर या तो हम 30 अप्लाई कर सकते हैं, या तो 45 अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर 60 अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले नीचे 60 से ही शुरू करते हैं। जैसे ही आप 60 रखेंगे तो कास स्क्वायर 60, कास 60 की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट क्या होती है, सॉरी 1/2 होती है। कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसके बाद काट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया? साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। सारे मान पता है, रख दीजिए।
तो जब यहाँ पर cos 60 की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, बटे इसी प्रकार काट स्क्वायर की जगह रखेंगे तो 1/√3, तो यहाँ केवल 1/3 आ जाएगा, प्लस क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, साइन स्क्वायर लगा है, √3/2 होता है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे लेकिन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1। अब ऊपर तो 1/4 है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाले का कितना है, जब 12 एलसीएम आ जाएगा, और 3 चौको 12, 4 ऊपर मतलब 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 4 3 12, 3 त्रिको 9, यानी 3 चौको 12, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 3 12, 3 त्रिको 9, ये हो जाएगा, माइनस में 1 है ही है, 9 4 13, 12 में से घटाएंगे 1 बटा कितना बचेगा, एक यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 12 इधर जाएगा तो 9 4 13 में घटेगा तो 1/12 आ जाएगा। जैसे ही 12 ऊपर जाएगा तो देखो 1/4, 12 ऊपर चला गया, 4 से डिवाइड किए तो 4 3 12, देखो 3 बिल्कुल आ रहा है ना, जैसे कि इसमें दिया गया है, यानी 60 रखने पर 3 आ रहा है, समझ गए, 60 रखने पर 3 आ रहा है दोस्तों, 60 के सारे मान पुटअप करने पर 3 आ रहा है। तो इसके बाद हमको क्या निकालना है, tan 60 और cosec 60 का मान निकालना है। चलिए हमको पता हो गया कि थीटा हमारा क्या होगा 60, अगर 60 में ना आता तो हम 45 रखते हैं, 45 में ना आता तो 30 रखते हैं, किसी में तो आता ही है ना 3, तो देखो 60 ही में आ गया। तो चलिए हम इसको इरेज करके आपको बताते हैं कि tan 60 और cosec 60 का मान क्या निकलेगा अगर ऐसे हम करें तो। क्लियर, तो इसको हम इरेज कर दिए, आपको पता है कि हमको 60 लेना है, अब 60 लेना है, जो कि हमारा आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम 60 रखें तो tan 60 का मान होता है √3, प्लस cosec 60 की रखेंगे तो cosec 60 है, sin 60 का उल्टा होता है, 2/√3 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3 + 2/√3, तो 3 2 कितना होता है, 5/√3, √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 5/√3, नीचे कितना आ जाएगा 3, ये लो, ये आंसर दिया है, ठीक है, ये आंसर दिया है 5√3/3, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताएं, समझ में आया, न समझ में आया हो तो मैं इसे लास्ट में फिर बता दूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। एसएससी सीजीएल 13/8/2021 को पूछा गया सवाल है दोस्तों, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट 5 नंबर, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ हो तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर देगा। देखिए उसने कहा एक निश्चित कार्य को ए बी वैकल्पिक दिन से करते हैं, पहले दिन बी कार्य शुरू करता है और अकेले ए उस कार्य को करने में 24 दिन लेता है, तो और अगर यदि कार्य 11 से 1/3 में पूरा होता है ना, तो बताइए बी जो है मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में कर देगा। भाई अगर ए अकेले 24 दिन करता है, कर सकता है 24 दिन में, और यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है, 24 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर दोनों वैकल्पिक विषय करते हैं तो 11 से 1/3 लगता है, ठीक है। तो ये बताएं अगर वैकल्पिक विषय करेंगे तो पहले बी शुरू करेगा, तो जब बी शुरू करेगा फिर बाद में ए आएगा, तो जैसे मान लो फिर बी शुरू करेगा, फिर ए आएगा, 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 है ना। तो मतलब एक ये करा, एक फिर इसने करा, फिर एक इसने करा, फिर एक इसने करा, फिर एक इसने करा, फिर एक इसने, 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 ऐसे चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्य हो गया। 11वें बार फिर से बी आ जाएगा, अब ए आएगा जो कि 1/3 कार्य को समाप्त कर देगा, समझ गए। ए के हिस्से में 1/3 कार्य आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा एक ही हिस्से में। अब इसके बाद लेकिन ये बताइए अगर बी ने शुरू किया है तो बी समाप्त भी तो करेगा, है ना। तो यदि हम ए के हिस्से में नहीं बी के हिस्से में ही पूरा कार्य छोड़ दें, लेकिन रिमेनिंग नंबर में से तो 1/3 ए के हिस्से में आएगा, है ना। तो अगर 1 से 1/3 चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 किसके हिस्से में आ गया, बी के हिस्से में आ गया। ए के हिस्से में कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 सही 1/3 ए के हिस्से में आया, ठीक है, ये आया। तो इतना इतना कार्य इतने इतने दिन आए। यदि
अगर वो एक अकेले 24 दिन में करता है तो इसका मतलब है 24 दिन में करता है ना। हम्म। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले हम तो कार्य आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी समय का उल्टा होती है, आप जानते हैं, तो ये हटा देंगे हम। फ्रीक्वेंसी समय का उल्टा होती है, भी जानते हैं आप, है ना। तो अगर बी और ए का जो रेशियो है, बी और जो ए का रेशियो है, समय का रेशियो, इसके पास 6 है तो इसके पास कितना, 5 3 15 16/3 है। 3 इधर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 36 18:16। ये क्षमता का नहीं, ये समय का, तो क्षमता का रेशियो 16 और 18 हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 कितने से कट जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में, है ना। अब ए ने क्या किया है, देखो उल्टा कर दिया मैंने, बी इधर था ए इधर था, ये बी है ये ए है, तो ये बी ए वाला ये है। अगर 9 क्षमता है, 24 दिन में करता है, तो टोटल कार्य कितना रहा होगा, 24 × 9 रहा होगा, ये टोटल कार्य है। इसका 7/9 भाग बी कितने दिन में पूरा कर देगा, ये पूछा है। तो इसका 7/9 निकाल लेते हैं पहले। तो 9 से 9 कट गया, तो 24 × 7 आपका कार्य बचा है बी के हिस्से में। और इसे अगर बी करता है 8 की स्पीड से दोस्तों, किसे, 24 × 7 और बटे में इसे 8 की स्पीड से कराया जाए इससे, तो 8 त्रिक 24 7 त्रिक 21, यानी बी इसको करने में 21 दिन लेने वाला है दोस्तों। कितने दिन लेने वाला है, बी इसको करने में 21 दिन लेने वाला है, 21 दिन। क्लियर है ना। अगर इस, अब इसे बी जो है करने में 21 दिन लेने वाला, लेकिन अगर ऐसे की बात करें कि इतने टोटल कार्य करने में, और इसमें अभी ए भी शामिल है, तो ए के हिस्से में जो भी कार्य आएगा वो केवल बी जो है इसकी फ्रिक्वेंसी के 6 की स्पीड से कर देगा, तो बी केवल 6 दिन लेगा, केवल 6 दिन ओनली, ठीक है, शेष कार्य करने में। लेकिन टोटल कार्य करना हो तो 21 दिन लेगा, लेकिन ऐसे अगर शेष कार्य करना हो तो केवल 6 दिन लेगा दोस्तों, जो कि पहले ही आ गया था, इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 है। समचतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब इसमें प्रत्येक भुजा ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, विकर्ण की लंबाई ये वाली मान लिया, कितनी दी है, 24। अब उसने कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई ये 24 है, अगर इसमें एक लंब डाल दिया जाए तो इसको 2 भागों में बांट देगा, तो जब ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, है ना। अब आपको पाइथागोरस बनाएगा तो 13 13 169, 169 में जैसे ही आप 12 144 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 बच जाएगा। इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी ये वाली 5 आ जाएगी, तो नीचे वाली भी 5 आएगी। इसका मतलब इसका एक दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10, है ना। तो 1/2 विकर्ण 1 × विकर्ण 2, ये होता है क्षेत्रफल। तो विकर्ण 1 और विकर्ण 2, तो 1/2 विकर्ण 1 कितना दिया गया था, 13, है ना, नहीं नहीं सॉरी 24, विकर्ण 2 कितना आया, 10। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, और 24 पंचे कितना होता है, 120। आराम से आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि 5 अंक वाली संख्या आपको दिया गया है 6 7 6 XY, तो इसको आप क्या करेंगे, 3 और 7 और 11 है मतलब से विभाज्य है। यदि 5 अंक वाली संख्या 3, 7 और 11 है तो कामा 3, 7 और 11 है तो 3x का मान क्या होगा। ये कैसा सवाल दे दिया यार। यदि 5 अंक वाली संख्या 3, 7, ये डिविजिबिलिटी रूल है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। इसमें कहा गया है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 अंक वाली संख्या है तो अगर वो 3 7 11 से कटती है तो इसका मान बताएं।
तो चलिए देखो, 3 से कटने का मतलब ये पूरी संख्या का जोड़ कटेगा, और 11 से कटने का मतलब कि सम विषम, तो सम विषम वाला लगा लेते हैं रूल। तो देखो ये विषम स्थान में आ रहा है 6 6 12 और y आ रहा है, तो 12 प्लस वाई माइनस कर देंगे आपको कितना 7 प्लस एक्स। अब आप ध्यान दीजिए कि इसका मान 0 बन जाना चाहिए या और कुछ। तो अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, 1 रख दें, और यहाँ पर x की जगह 6 रख दें, तो 0 बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रखते हैं 6, तो 6 7 6, और x की जगह पर 6, y की जगह पर 1 रखते हैं। तो इसे हम काटने के देखते हैं 3 से, तो 6 7 6 6 12 13 13 7 20 20 6 26, और 26 का जोड़ 8 होता है, जो कि नहीं कटेगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो हम ये x की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। और अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं और x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, और 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो चलिए इसकी जगह हम 5 रख दिए, इसकी जगह 0 रख दिए, तब क्या कटेगा देखो 6 7 6 13 13 13 5 18 18 2 20 20 और 4 24, 3 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। अब 7 से काट लीजिए, 7 9 63 63 64 65 66 67, 4 बचा 46 हो गया, 7 छंग 42, फिर से 4 बचा, अब नहीं कटेगा 7 से, फंस गया, गाड़ी फंस गई। 7 9 63, 4 बच गया, 7 छंग 42, 4 बच गया, फिर नहीं कट रहा ना। तो अब हम और कुछ सोचें भाई, क्या सोचें अब, x और y की वैल्यू क्या सोचेंगे आप, जल्दी बताइएगा। x और y की वैल्यू अब क्या सोचेंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दे भाई, क्या रख दिया जाए। अगर हम y की वैल्यू 3 रख देते हैं, मान लिया एक तौर पर, और x की वैल्यू 8 रख देते हैं, तब भी कट जाएगा 11 से। तो हम यहाँ पर ये 6 और 7, ये 6 आएगा, x की वैल्यू हमने क्या मानी है 5, नहीं 8 मानी है 8, और y की वैल्यू हमने 3 मानी है, तब इसे काटेंगे। 7 6 13 13 13 13 6 13 13 6 19 है ना, 19 1 20 7 27 3 30, कट जाएगा। 7 से चेक कर लो, 7 9 63, 4 7 छंग 42, और इसके बाद फिर 4 7 छंग 42, और 42 2 8 रहा है ना, 6 बचा, 7 9 63, कट जाएगा, अब कट जाएगा। अब इसका मतलब एक y की वैल्यू 3 थी, x की वैल्यू 8 थी, तो इसमें रख दो x की वैल्यू की जगह पर 8 माइनस 5 गुणे y की वैल्यू 3, तो 8 त्रिक 24 हो गया, माइनस 5 3 15 हो गया, दोनों घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, और एक गया, यानी 9 आ जाएगा आपका शेष। तो उत्तर नंबर ए सही है। तो देखिए ऐसे रख कर चेक करना होता, जरूरी नहीं कि एक बार में आपको मान मिल ही जाए। तो y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 8 रखने पर ये सस्टिफाइड हो रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है कि माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, जिसमें 144/49 इसका जो है एरिया दिया गया है, और AB भुजा दी गई है, BC दी गई है, AC दी गई है, PR का मान पूछा है। तो देखो इसके लिए हमने बताया था कि जब भी दोनों समरूप होते हैं तो AB का बटा होता है QP के बराबर, इसी प्रकार BC बटा होता है PR के, और इसी प्रकार AC भुजा बराबटे होती है QR के, ये होता है ना, और इसका वर्ग, इसका रूट लगा दिया जाता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर जो है AB का मान कितना दिया है 12, BC का मान कितना दिया है, BC का मान दिया है 7, है ना। तो हमको इसकी तो ज़रूरत है नहीं, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसकी ज़रूरत है नहीं, AC की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमको PR निकालना है ना, AC की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमको PR निकालना है। तो सबसे पहले अगर AC की ज़रूरत पड़ेगी, PR निकालना है, तो AC अगर नहीं रखे तो हम इससे निकाल सकते हैं ना PR, ज़रूरी थोड़ी है कि हम AC यूज ही करें, BC यूज कर ले। तो देखो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 144 का 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 49 का 7 आ जाएगा, बराबर किसके कर देंगे BC बटा PR के। BC कितना है 7, और PR हमको निकालना है। ये लो
अब ये तिरिया गुणा करा दो, 7 7 49, तो यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/12। अब इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 एक कम नहीं कटेगा 3 से क्या, अरे यार क्या मिस्टेक है। पी आर 49/12 है, काटने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें गलत निशान लगा दिया किसने, ठीक है। 49/12। चलिए नेक्स्ट। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए की आय मतलब सी की आय बी ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर इतना दिया है तो सी का मान क्या है। क्लियर। तो देखो उसने कहा ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 60% कम है ना, 60% कम है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ए और बी, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो अगर ए की आय बी की आय से 45% अधिक है तो अगर ये 100 है तो ये 145 है, समझ गए। और उसने कहा सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 60 से 60% कम है, तो जो सी की आय होगी इन दोनों का योगफल कितना है, 245 आ जाएगा हमारे हिसाब से। और इससे 60% कम है, मतलब 60% कम का मतलब है इसका पहले 60% निकालें, तो बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 चौको 20, 5 9 45, 3 9 27 की 7, हासिल आया 2, 3 चौको 12, 12 2, 12 2 14, 147। 147 कम कर दीजिए 245 से, तो 245 से जैसे ही 147 हम कम कर देंगे तो हमारे पास 15 में 7 गया कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पर 13 में से 4 गया तो 9, यानी 98 इसका सी का आ जाएगा, समझ गए। 60% कम। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, अब ये भी तो कहा गया है, तो चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। ये सब मैंने इसको कर लिया, आपको बता दिया। अब जो डी की आय है ना, जो डी की आय है वो डी की आय क्या है, 20% अधिक है सी की आय से। तो भैया अगर ये 98 है तो इसका 20% अधिक मतलब 120 कर दो डायरेक्ट, या 0 0 आ गया, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना है 5 एकम 5, यहाँ पर बचा 4, 5 9 45, 5 9 45, 3 बचा यहाँ पर, 5 छक्का 30। अब ये आ जाएगा 6 छंग 36 की 6, है ना। तो इसको आप एक काम कर दीजिए ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 98 गुणे 6/5, इसको रहने दीजिए, कटेगा नहीं। अब इसको आप चाहे तो बाद में 5 हटा सकते हैं, सब में 5 का गुणा करके, ठीक है। तो उसने कहा है यदि बी और डी के बीच जो अंतर है वो कितना है, 13,200 है। तो एक काम करते हैं, 5 हटाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 5 की इसमें कर देते हैं, तो ये 5 खत्म हो जाएगा, समझ गए। अब उसने कहा बी और डी के बीच में अंतर है, भैया 500 तो ये हो गया। अब 19 गुणे 6 98 गुणे 6 कर लो, 8 छंग 48 की 8 हो गया, हासिल आया 4, और 6 नहीं 54, 54 4 58, 558 ये हो गया। तो 588, तो 500 ये है, 588 है, तो अंतर कितने का है, 88 का है ना, 88 का अंतर है ना। तो 88 का जो अंतर आया है वो किसके बराबर है, 13,200 के। तो सी की आय पूछी है, आराम से बता सकते हैं सी की आय कितनी है, 98 गुणे 5, समझ रहे हैं ना। तो हम उसको बाद में निकाल लेंगे। चलिए हमारे पास अंतर आया कितने का, 88 का, 88 का अंतर आया, तो 88 किसके बराबर है, 13,200 के। 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 से डिवाइड कर दो, 15 अट्ठे 120, 150 आ जाएगा। 150 में हमको गुणा करना है 98 गुणे 5, 5 40 की 0, 5 9 45, 45 4 49 गुणे 150,
15 नैया 100, 15 चौको 60, जो भी है मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा। आप आंसर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने तो गुणा कर ही दिया है। अब 15 नहीं 135 की 5 हो गया, चलो कर ही देते हैं। अब हासिल कितना आएगा 13, और 15 जो है 15 चौको 60 और 13 कितना हुआ 73, मतलब 73 हुआ। तो 73 यहाँ रख दीजिए, 7 और 3 और 5 और 0 कितने हैं, 2 जीरो हैं। तो 73,500 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, 73,500। ठीक है, 73,500 बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, 73,500 बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 10वां क्या पूछ रहा है। जब x को 19, 28 और 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, x को 19, 28, 55, 91 प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो देखिए भैया, यहाँ कहा 19 में x घटा दिया गया, फिर इसी प्रकार अनुपात 28 में x घटा दिया गया, समानुपात 55 में x घटा दिया गया, अनुपात 91 में x घटा दिया गया, ये कह रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा, इसको नीचे लिख के इन दोनों रेशियो के बराबर होगा। चलो कर लेते हैं, इसको सॉल्व आप ही करेंगे। 19 माइनस एक्स बटे 28 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बटे 91 माइनस एक्स। अब इसका आप तिरिया गुणा करा लेना, चाहे तो इसमें ऑप्शन यूज कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका एक तालिका दिया गया है, इस तालिका के बारे में आप समझ लीजिए। इसमें तालिका में जो जिला है, एक तरफ जिला दिया है, एक तरफ पुरुष शिक्षक दिया है, एक तरफ महिला शिक्षक दिया है। तो अब एक काम करिएगा, एक काम करिए, शहर में पुरुषों शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात बताना है। तो शहर में मतलब शहर में पुरुष शिक्षक, तो देखो शहर में जो है पुरुष शिक्षक की बात कर रहा है, तो भैया ये टोटल ही जोड़ना पड़ेगा आपका। पुरुष शिक्षक हैं सब शहर के, पश्चिम का है कोई उत्तर का है ना, और महिला शिक्षक ये है टोटल। अब आपको इनको जोड़ना है, इनको जोड़ लीजिएगा और इनको जोड़ लीजिएगा। दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आपका उत्तर आएगा वो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल राइट उत्तर होगा। यानी इसका हम आपको बता दें, ऑप्शन डी आएगा। आप जोड़ के रेशियो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के रेशियो निकाल लेना, या हम रुक रहे हैं 1 मिनट आपको दे रहे हैं, जल्दी से जोड़कर रेशियो निकाल के बताइए क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बताओ। ऑप्शन डी ही आएगा, आप जोड़ लेना और कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखो इसमें दिया है cot 25 इंटू cot 35 इंटू cot 45 इंटू cot 55 इंटू cot 65। देखो इसमें किसी दो का जोड़, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, एक शानदार ट्रिक की बात बता रहा हूँ, ट्रिक की याद रखिएगा। जब 65 का जोड़ किससे 90 बन रहा है, ये वाले से बन रहा है, तो इसका मतलब एक हो गया। अब देखो 35 का जोड़ 55 से 90 बन रहा है, इसका मतलब भी एक हो गया, दोनों कट गए, ये भी इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया, केवल cot 45। और cot 45 का मान ही तो 1 होता है दोस्तों, tan 45 का मान भी 1 होता है, समझ गए। यानी जिनका जोड़ 90 बन रहा हो, सेम सेम हो, तो उसको हटाई दो, जो बचा उसको सलटाई दो। समझ गए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 13 इसमें दिया है cosec थीटा अपन cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा अपन cosec थीटा +1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच का मान है। अप्लाई करके देख लीजिए, आप यहाँ पर 0 और 90 नहीं रख सकते, यानी 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। तो अगर हम 30 रखते हैं तो cosec 30 अंश का मान कितना होता है, cosec 30 अंश का मान तो भैया sin 30 का उल्टा यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा। tan 30 का मान, तो पहले इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 2/3 आ गया। इसके बाद tan स्क्वायर में, तो यहाँ पर 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पर केवल आपका 1/3 आ जाएगा। समझ गए।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, ऊपर से 2 में से 1 घटा तो 1/3 आएगा। तो 3 दूनी 6 7, 7/3 किस ऑप्शन से बनेगा अगर 30 अंश रखें तो? पहले में अगर रखते हैं तो कॉसेक 30 अंश का मान आपने, यानी सेक 30 अंश का मान, तो कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, तो 4/3 आ जाएगा। और 4/3 + 1, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 × 3 4 3 7, तो देखो 7/3 बन रहा है ना। यानी 30 डिग्री लेने पर, इसको सॉल्व करने पर भी 7/3 आएगा, और पहले ऑप्शन में रख देंगे तब भी 7/3 आएगा। तो पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा गहराई से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप 30 रखिए और कॉसेक 30 का मान रखिए, 7/3 ही आएगा, जो कि इसको सॉल्व करने पर आया है 30 रखने पर सब में। ठीक है, समझ गए? और इसी तरह एग्जाम में करते ही हैं, जो सोच लो आप इसको हम विस्तार से करने लगे तो पगला जाओगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। 28 संख्याओं का औसत 77 है। 28 संख्याओं का औसत कितना है? 77 है। और पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है? 74 है। और अंतिम 15 संख्याओं का औसत कितना है? 84 है। तो 14वीं संख्या हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत कितना है? दोस्तों मैंने औसत का चैप्टर आपको करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए 28 संख्याओं का आप 28 × 77 कर लीजिए, इसका योग आ जाएगा। ठीक। और पहली 14 संख्याएं, तो पहली 14 संख्याओं का औसत 74, यहाँ पर 74 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा। फिर अंतिम 15 संख्याओं का औसत कितना है? 84, तो अंतिम 15 संख्याओं का योग 84 कर दो। अब ये कितना हो गया? ये 5 4 9 1 1 2, 29 संख्याओं का हो गया ये, अगर जोड़ें। और ये कितना है? 28 और 77 का। उसने कहा 14वीं संख्या को हटा दिया जाने पर शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पर इससे घटा दीजिए, है ना। इस दोनों से घटा दीजिए, जो भी शेष बच जाए वही आपका आ जाएगा उत्तर। कहानी ख़त्म। औसत निकालनी है, 14वीं संख्या हटा देनी है। जब इसमें से आएगा ये, ध्यान से देखो, इससे ये आएगा, जो भी आएगा इससे इन दोनों का जोड़, इससे घटाओगे, इससे घटाने के बाद जो भी आए उसको आप क्या करोगे, इस 28 और 77 वाले में से फिर से घटाओगे, क्योंकि 14वीं संख्या आएगी, फिर से घटाओगे, इसमें से जो घटाने पर आए उसको फिर से आप 27 से भाग करोगे। क्यों? क्योंकि एक संख्या आपने हटा दी है। जो भी इन दोनों पहले इसका योग निकालो, इन दोनों को जोड़ो, इससे घटाओ, जो भी आए उसको फिर से इसमें से घटाओ, और घटाने के बाद जो भी बचे उसको 27 से भाग करो, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? आप कर लेना कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट, लास्ट सवाल। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 24 है। अरे इसे तो अभी मैंने बताया, रिपीटेड है दोस्तों, कर लेना इसे। क्लियर है ये आपका पूरी तरह से? ठीक है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। और अगर इसकी आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और जल्दी से हमारे चैनल को 1K पहुंचा दीजिए। 1K में मात्र 6 की कमी है, और आप लोग पूरा वीडियो वॉच करा करिए, जिससे हमारा वॉच टाइम भी थोड़ा सा मैनेज हो जाए। और अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो इसकी पार्टी आपको ज़रूर दी जाएगी, और 1K पर भी एक छोटी सी पार्टी रखी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग कल इसी समय, और वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।